तो रियल में जब हम एक एप्लीकेशन नॉर्मली छोटा भी अगर डिप्लॉय करते हैं ना, तो वो कौन कौन से कंटेनर्स हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे। एक तो आपका रहेगा वेब सर्वर इंजनएक्स, जो आपकी रिक्वेस्ट वगैरह को हैंडल करेगा। उसके बाद से अगर आपका एप्लीकेशन 3 टियर आर्किटेक्चर है तो एक रहेगा आपका फ्रंट एंड, एक होगा आपका बैक एंड, एक होगा आपका डेटाबेस। ये मिनिमम होगा। उसके अलावा भी कुछ कंटेनर्स या कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? जो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, यूजर्स की रिक्वेस्ट को। इसी को हम ओपनली कनेक्ट करके रखते हैं, बाकी को हम इंटरनली चलाते हैं। तो मैक्सिमम कोई हमारा एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ इंजनएक्स को ही हैक कर पाएगा। उसके बाद से सेकंड है हमारा ऐप, जो कि फ्रंट एंड है। उसके बाद से सेकंड ऐप जो आपका बैकएंड है, और आपका डेटाबेस। जैसे कि अगर मोंगो ले रहे हैं तो मोंगो हो गया, माईसीक्वल ले रहे हैं तो माईसीक्वल हो जाएगा, जो भी आप डेटाबेस ले रहे हैं। उसके अलावा भी दो चीज़ें और जनरली यूज होती है। एक होता है मैसेजिंग। मैसेजिंग का मतलब क्या है? तो मैसेजिंग के भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है RabbitMQ, ठीक है। और एक आपका है ये कैशिंग वाला, जिसमें कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल है रेडिस। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो किसी भी वेबसाइट पे, तो यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। ये आपके यूजर्स हो गए, और वो URL हिट करते हैं। URL उनको IP देता है, IP पोर्ट 80 पे लेके जाता है। तो आप उस मशीन के पोर्ट 80 पर पहुंच जाते हो, जिसका URL था, जिसकी IP आपको मिली। ये वाला आपका DNS लुकअप वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आप पोर्ट 80 या 443 पर पहुंचे, अगर सिक्योर है तो सिक्योर है। अब यहाँ पे क्या होगा? पोर्ट मैपिंग करती है। पोर्ट मैपिंग है तो सिक्योरिटी ग्रुप का पोर्ट 80 या मशीन का पोर्ट 80 आपको कहाँ भेजेगा? इंजनएक्स में। तो बस यही वो एप्लीकेशन है जो बाहर वालों के लिए डायरेक्ट एक्सेसिबल है, अदरवाइज कोई भी किसी भी पोर्ट से कनेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। अब क्या होगा? फ्रंट एंड जैसे इंजनएक्स पर रिक्वेस्ट आएगी, इंजनएक्स बोलेगा अच्छा रिक्वेस्ट आई है, मुझे क्या करना है? मुझे इस कंटेनर से कनेक्ट करना है और होम पेज सर्व कराना है। तो होम पेज किसके पास होता है? फ्रंट एंड के पास। तो वो इससे कनेक्ट करेगा। अगर मैंने कुछ भी लॉगिन किया, कुछ भी साइन अप किया, कुछ भी ऐड टू कार्ट करूँगा, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? मेरी बैकएंड के पास। बैकएंड में क्या होते हैं? लॉजिक्स होते हैं। इस पर UI नहीं होता कुछ भी। बैकएंड में आपके लॉजिक्स होते हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यूजर्स डोमेन हिट करते हैं, डोमेन IP में कन्वर्ट करता है, विच इज द पार्ट ऑफ DNS लुकअप। जब IP हिट होती है तो IP हिट करने का मतलब कौन सा पोर्ट? 80 या 443। अगर सिक्योर है तो 443, अदरवाइज 80। और 80 पर हमने ये कंटेनर मैप कर रखा है। इंजनएक्स का काम है रिक्वेस्ट को हैंडल करना। ये इसका जो मेजर टास्क है वो क्या है कि द सर्वर या द एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू हैंडल द यूजर्स रिक्वेस्ट आर कॉल्ड वेब सर्वर्स या वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इस पे कितने भी यूजर्स की रिक्वेस्ट आएगी, ये इसीलिए बना है कि यूजर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सके इंजनएक्स। अब क्या होगा? रिक्वेस्ट जाती है हमारी फ्रंट एंड के पास, क्योंकि यूजर को चाहिए होम पेज। मैं यहाँ कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, hdfcbank.com, मैंने डोमेन हिट किया, DNS लुकअप से IP मिली, IP पोर्ट 443 पे गई और रिक्वेस्ट को हैंडल करके मुझे होम पेज मिल गया। तो ये होम पेज है, यानी ये मेरा फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड किसी ना किसी कंटेनर पे चल रहा होगा। तो फ्रंट एंड का कंटेनर अलग है जो फ्रंट एंड डिलीवर करता है। अब इस पे देखो, कहीं ना कहीं आपको लॉगिन वगैरह की सर्विसेज मिल रही हैं। अब आप यहाँ पे फ्रंट एंड में जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आप मेंशन करोगे, आपने यूजर नेम पासवर्ड जो कुछ भी डाला, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड आप जो कुछ भी यहाँ मेंशन कर रहे हो, वो कहाँ डिलीवर हो जाता है? बैकएंड के पास। तो बैकएंड क्या करेगा? आपका यूजर नेम पासवर्ड लेगा
फिर डीबी के पास जाएगा, बोलेगा ये वाले यूजर का पासवर्ड मुझे दो, तो यूजर पासवर्ड यहाँ से लेगा और अपने लॉजिक्स को परफॉर्म करेगा। लॉजिक्स जो भी आपने लिख रखे हैं या डेवलपर ने लिख रखे हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे। तो अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो आप लॉगिन कर जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्रंट एंड हमारा यूआई होता है और बैक एंड हमारा लॉजिक्स होता है। और अगर आप कुछ साइन अप वगैरह कर रहे हो, नए यूजर हो, फॉरगेट वगैरह करना है, तो ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट डिलीवर की जाएगी और डेटाबेस में वो एंट्री सेव हो जाती है जो फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है, ये तो आपने नॉर्मली अभी तक देखा। इसके अलावा दो चीज़ें और यूज होती हैं, मैसेजिंग एप्लीकेशंस और कैशिंग एप्लीकेशन। देखो डीबी एक ही है और डीबी बहुत क्रूशियल होता है। अगर बार बार एक ही यूजर या एक ही चीज आप बार बार डीबी से मांगोगे, डीबी पे लोड पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो ये फ्लो ऐसे नहीं चलता है। ये फ्लो एक्चुअल में कैसे चलता है, तो प्रॉब्लम क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा बैकएंड बंद हो गया, फ्रंट एंड ने बोला इसको, फ्रंट एंड ने 10 यूजर की रिक्वेस्ट दी थी इसको कि भाई 2 लोगों का साइन अप करना है, 2 लोगों का लॉगिन करना है, 1 लोगों का आपको समझ लो फॉरगेट पासवर्ड करना था, और बैकएंड डाउन हो गया। तो बैकएंड कोई रिस्पॉन्स देगा इसको? नहीं। ये रिक्वेस्ट सेंड करके बैठा हुआ है कि भाई इधर से कोई रिस्पॉन्स आएगा कि पासवर्ड इनकरेक्ट या लॉगिन सक्सेसफुल, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज दूंगा। इधर से रिस्पॉन्स आएगा तो मैं नेक्स्ट पेज डिलीवर करूंगा यूजर को। बट बैकएंड थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया या बैकएंड क्रैश कर गया, तो फिर तो जो रिक्वेस्ट गई थी आगे वो खत्म। तो रिक्वेस्ट बहुत मिस होती हैं। बैकएंड डीबी से बात कर रहा था, थोड़ी देर के लिए डीबी वेटिंग में चला गया या डीबी बंद होकर चालू हो गया, तो बैकएंड ने जो इसको रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे इस बंदे का यूजर नेम पासवर्ड दो ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं, वो रिक्वेस्ट ही गायब हो गई। ये इंतजार कर रहा है और वो गायब हो गया था। तो रिक्वेस्ट जो फॉरवर्ड हो रही है ना फ्रंट एंड, जैसे कि ये और एग्जांपल देखते हैं, इंजन एक्स पे 100 रिक्वेस्ट आई, इंजन एक्स ने फ्रंट एंड को बोला कि मुझे होम पेज दे दो, 100 लोगों ने होम पेज मांगा है, किसी ने ऐड टू कार्ट वाला पेज मांगा है, किसी ने क्या कहते हैं लॉगिन पेज मांगा है, किसी ने साइन अप पेज मांगा है, किसी ने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लो तो किसी ने लेटेस्ट वेब सीरीज का होम पेज मांगा है, किसी ने लेटेस्ट मूवीज का होम पेज मांगा है। तो होम पेज अलग अलग हो सकते हैं सर्च करते वक्त। तो फ्रंट एंड को देना था इसे, इसने 100 की 100 रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, बोला कि ये 100 रिक्वेस्ट इंटरटेन करो, जो जो मांग रहे हैं आप मुझे दो। पता चला ये डाउन हो गया थोड़ी देर के लिए। अब ये बेचारा बैठा हुआ है रिक्वेस्ट भेज के कि भाई ये रिक्वेस्ट देगा, ये लोग लगे हुए हैं कि भाई कब आएगा, पेज लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, और पता चला कि फ्रंट एंड थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया था, जो जो रिक्वेस्ट आई थी वो सब चली गई। अब मान लो ये थोड़ी देर बाद चालू भी हो गया, तो नया जो आएगा उसको क्या पता कि ये रिक्वेस्ट पहले आई थी मेरे पास। तो रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, और वही वो सॉफ्टवेयर है हमारा ये मैसेजिंग वाला। तो हम लोग डायरेक्ट बात नहीं कराएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर लेंगे, उसके थ्रू बात कराएंगे। क्योंकि डायरेक्ट बात करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर वो चला जा रहा है या फिर रीस्टार्ट हो जा रहा है, वो सर्विस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वो रिक्वेस्ट मिस हो जा रही है। तो कोई भी आपस में डायरेक्ट बात नहीं करेगा, इसके थ्रू बात करेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करता है? देखो यूजर्स की रिक्वेस्ट को इंजन हैंडल करता है। ये आपस में सर्विसेज जो कम्युनिकेट कर रही हैं, इनको सर्विस बोलते हैं, पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, ये आपस में बात करती हैं यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर RabbitMQ। ठीक है, मैसेजिंग टूल्स बोलते हैं इसे। अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं। जैसे RabbitMQ एक कंपनी है जिसका काम क्या है, इट इज अ ओपन सोर्स मैसेज ब्रोकर सॉफ्टवेयर समटाइम कॉल्ड मैसेज ओरिएंटेड दैट ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड एडवांस मैसेजिंग क्यू। क्यू मीन्स आपके मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करता है ये, और ये मेक श्योर करेगा कि अगर ये सॉफ्टवेयर डाउन हो गया, फ्रंट एंड को बैक एंड से बात करना था पर उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने इसको रिक्वेस्ट दी,
ये लिखा रहेगा अपने पास, एंट्री करके रखेगा। ये इसीलिए बना है कि भाई किसकी रिक्वेस्ट आई थी, किसका रिस्पॉन्स मिला, किसका नहीं मिला। ये क्या करेगा, एंट्री रखे रहेगा सबकी। अगर ये डाउन हो गया, ये इसको भेजेगा, और ये मान लो अभी इंटरटेन कर रहा था उसकी रिक्वेस्ट को, कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था और डाउन हो गया, ये याद रखेगा कि ये डाउन हो गया है और अभी इसका रिस्पॉन्स नहीं आया। और जैसे ये दोबारा से चालू होगा, ये फिर से रिक्वेस्ट भेज देगा, कहेगा तेरी रिक्वेस्ट पिछली बार पेंडिंग रखी थी, इसको इंटरटेन कर। तो वो इसको इंटरटेन करेगा, उसका आउटपुट देगा, फिर जाके ये इसका आउटपुट देगा। तो अब क्या है, बीच में एक भी रिक्वेस्ट मिस नहीं होगी किसी की। बैकएंड को डीबी से बात करनी है, अगर बैकएंड ने डीबी को दिया और डीबी डाउन हो गया तो वो रिक्वेस्ट मिस हो जाती नॉर्मली। अब क्या होगा, बैकएंड इसको देगा, और ये एक समझ लो पूरी रजिस्टर में एंट्री करके रखता है हर चीज की। ये बनाई इसीलिए कि आप एक दूसरे के मैसेजेस को कन्वीनियंटली या 100% एफिशिएंसी के साथ डिलीवर करा सकें। तो ये क्या करेगा, इसको इससे बात करनी है ना, तो ये इसको रिक्वेस्ट देगा और ये रिक्वेस्ट रखे रहेगा अपने पास। अब ये रिक्वेस्ट इसको देगा, अगर ये रिक्वेस्ट मिस हो गई, इससे ये डाउन हो गया, रीस्टार्ट हो गया, ये याद रखेगा कि इसने अभी तक ये इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे ये दोबारा आएगा, ये फिर से रिक्वेस्ट भेज देगा, ये वाली रिक्वेस्ट को आपको, मतलब ये क्वेश्चन है इसका आंसर दो, और ये आंसर वापस से इसको देगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपस में डायरेक्ट बात नहीं करती सर्विसेज को आपस में बात करने के लिए मैसेजिंग टूल्स आते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर टूल है RabbitMQ। ओपन सोर्स है, फ्री है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, कभी कोई एप्लीकेशन डाउन भी होगा ना, तो उसकी रिक्वेस्ट मिस नहीं होगी, थोड़ा लैग हो जाएगा, लेटेंसी आ जाएगी, बट मिस नहीं होगी। ये वाला समझ में आया, मैसेजिंग टूल किस लिए यूज होता है। हाँ सर। अब ये है कैशिंग टूल। सही पर एक्सप्लेन कर दीजिए क्या एक बार और। हाँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। कस्टमर पोर्ट 80 पे आया या 443 पे आया, उसकी रिक्वेस्ट जाती है Nginx पे। Nginx इसीलिए बना है ताकि आप सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दे सके। ये अर्लियर अगर हम ये नहीं यूज करें तो फिर इसको इससे बात करनी थी, इसको इससे बात करनी थी, इसको इससे बात करनी थी, तो इसको मैसेज इसको करना था, इसको मैसेज इसको करना था। होता क्या कि अगर इसने इसको मैसेज किया और ये डाउन हो गया, ये मान लो थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया, ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे एकदम सही चलते रहेंगे, एप्लीकेशन बंद चालू होते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये डाउन हो गया, तो जो रिक्वेस्ट इसने इससे की थी वो तो वो उसका आउटपुट नहीं दे पाया, वो उसको आउटपुट भी नहीं मिला, और वो रिक्वेस्ट अब वो भूल भी गया। ये याद नहीं रखता है कि भाई मैंने कितनी रिक्वेस्ट भेजी, कितनी का आउटपुट नहीं आया। इसका काम है कि इसके पास रिक्वेस्ट आई है, इसको क्या करना है, वो इसको भेजना है बस। भेजने के बाद ये याद नहीं रखता, क्योंकि ये स्टेटलेस एप्लीकेशंस है। अभी आएंगे हम स्टेटलेस स्टेटफुल क्या होते हैं। तो इसीलिए हमें बीच में एक ऐसा टूल लाना पड़ा, मैसेजिंग क्यू या मैसेजिंग टूल्स लाने पड़े, जो ये चीज़ रिकॉर्ड करके रखते हैं कि किसको क्या मैसेज गया था, उसका आउटपुट आया कि नहीं आया तो दोबारा भेजेगा कि भाई इसका आउटपुट दो, क्योंकि सामने वाला मांग रहा है इसका आउटपुट। ठीक है, तो ये समझ लो, ये वो है जो आपके रिक्वेस्ट को, आपस में जो रिक्वेस्ट जा रही हैं, मैसेजिंग्स जा रही हैं, उसको रिलायबल बनाएगा कि भाई हाँ 100% आपके मैसेज का आउटपुट मिलेगा, डोंट वरी। तो इसीलिए हम लोग ये वाला टूल यूज करते हैं। उसके बाद ये वाला टूल है कैशिंग करने के लिए। कैशिंग क्या होती है, देखो अगर बार बार ऐप जो है या बैकएंड जो है डीबी से बात करेगा, जैसे कि 100 यूजर्स की रिक्वेस्ट आई Nginx के पास, उसने फ्रंट एंड को दी, फ्रंट एंड ने इससे बोला भाई ज़्यादातर सबको नई वाली वेब सीरीज रिलीज हुई है वही देखना है, तो वो नई वाली वेब सीरीज की लिस्ट निकालो, टॉप 10 में कौन कौन सी है उसकी लिस्ट निकालो। तो ये बैकएंड तो कर नहीं सकता, ये तो यहाँ क्वेरी भेजेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर IMDb रेटिंग इक्वल्स टू ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 9, वेयर रिलीज डेट ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस, लास्ट एक महीने में जो रिलीज हुई है। तो ये तो क्वेरी भेजेगा, क्वेरी का आउटपुट देगा डीबी। ठीक है, तो पता चला कि 100 में से 70 या 60 रिक्वेस्ट वही रिक्वेस्ट है कि भाई अभी एक महीने के अंदर कौन कौन सी वेब सीरीज रिलीज हुई है। तो ये फालतू में 100 में से 70 बार रिक्वेस्ट कर रहा है इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर वेब सीरीज रिलीज डेट इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू दिस। तो 70 बार रिक्वेस्ट करना ही क्यों है। ये क्या करेगा, देखो वो भी ये डायरेक्ट बात नहीं करता है, वो इसको देता है, ये इससे बात कराता है, लेकिन 70 बार ये तो एक्शन परफॉर्म करेगा। और डीबी पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम लोड जाए, कम से कम उसको रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े। ठीक है, तो हम लोग बीच में क्या यूज करते हैं, कैशिंग। कैशिंग का मतलब क्या है, अब मान लो किसी ने बोला कि मुझे एक महीने में जो रिलीज हुई है वेब सीरीज उसकी लिस्ट दिखाओ,
तो नेटफ्लिक्स पे आपको वो दिखने लगती है। तो पहली बार ऐप देगा ये वाली क्वेरी चला के इसको, ये क्वेरी चलाने के लिए इसको देगा, ये इसका आउटपुट देगा। आउटपुट देने के साथ साथ ये आउटपुट भेज देगा इसको। इससे क्या होगा कि अब जो फ्रीक्वेंट क्वेरी परफॉर्म्ड बाय एसक्यूएल या बाय डीबी, आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट जो आता है उसका आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंट क्वेरी परफॉर्म बाय डीबी इज सेव्ड बाय कैशिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो आया ना इसका आउटपुट आया कि भाई लास्ट एक महीने में कौन कौन सी वेब सीरीज रिलीज हुई है, तो उसका आउटपुट ये सेव कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम से ऐप जब देगा, फिर से मान लो फिर से दूसरा यूजर आया, उसने भी यही बोला लास्ट एक महीने में कौन कौन सी वेब सीरीज रिलीज हुई है, मुझे लिस्ट दे दो, मैं देख लूंगा, और जिसकी IMDb इतनी हो, ये हो, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट देगा इसको, और ये रिक्वेस्ट ना पहले इसको भेजेगा, बल्कि ये वाली चीज तो होती नहीं है एक से, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट देता ही नहीं है, ये देगा कैशिंग को। किसको देगा, कैशिंग को। कैशिंग कहेगा अरे यार इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है क्योंकि ये तो पहली बार क्वेरी आई है, तो ये डीबी को देगा। डीबी कहेगा अच्छा मैं आउटपुट देता हूँ, लेकिन अगर आउटपुट कैशिंग के पास मिला तो कैशिंग क्या करेगा, खुद ही दे देगा आउटपुट, बार बार डीबी को परेशान नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, डीबी पे सबसे कम रीड या राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और हम यही चाहते हैं कि डीबी पे ज़्यादा लोड ना आए, क्योंकि डीबी पे लोड आना यानी चीज़ें स्लो होना। क्लियर हुआ? तो डीबी की हम लोग करते हैं कैशिंग, क्यों करते हैं, ताकि उस पर लोड कम आए। तो अब क्या होगा, मान लो कि इसमें से जैसे होता है ना पंचायत की वेब सीरीज, तो बार बार ये पंचायत कब आई, क्या रिलीज आई, उसका डेटाबेस से जाके निकालो कौन कास्ट है, क्या है, रेटिंग क्या चल रही है। तो ये क्या करेगा, अपने पास एक बार इसको बोलेगा, जो आउटपुट ये देगा ये रख लेगा अपने पास। अब अगली बार बैकएंड जैसे बोलेगा फिर से पंचायत 3 आने वाला आई थिंक, तो पंचायत 3 की मुझे डिटेल्स दो, तो ये डिटेल ये खुद ही दे देगा। तो 100 में से 40 या 50 रिक्वेस्ट तो ये खुद ही हैंडल कर लेगा, जो पुरानी रिक्वेस्ट आ रही हैं। पुरानी मतलब सेम क्वेरी वाली। कुछ नया आएगा तो ये बोलेगा भाई इसका आउटपुट बता दो, ये आउटपुट दे देगा इसको, ये उसको भी सेव कर लेगा। तो ऐसा समझ लो कि 100, 200 या 500 जो टॉप वो है ना हमारी क्वेरीज, उसको ये सेव करके रख लेता है, जिसकी हेल्प से हम क्या फ़ायदा मिलता है कि बार बार डीबी पे वो एक्शन परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि डीबी पे तो बार बार वही होता है, लेकिन साइन अप, लॉगिन, ये वाली चीज़ें तो बार बार होंगी, है ना, क्योंकि लॉगिन तो हर यूज़र अलग अलग करेगा ना आईडी पासवर्ड से, तो वो चीज़ तो सेव नहीं कर सकता कोई। लेकिन जो वैसी चीज़ें हैं जैसे कि अभी iPhone 14 रिलीज़ हुआ या 15 रिलीज़ हुआ, तो उस बार बार क्वेरी पे जाके उसका प्राइस, उसका मॉडल, उसका कलर, रैम क्वेरी क्यों चलाना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर आईफोन या वेयर मोबाइल इज इक्वल टू iPhone 15, उसकी पूरी डिटेल निकाल के देगा टेबल में। फिर ये बैकएंड को देगा, बैकएंड फ्रंट एंड की जो वो होती है ना फील्ड्स, उस फील्ड्स में रख के एक कलरफुल डिज़ाइन पेज इसको दिखाएगा। तो इतना बार बार ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करना, ये क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। तो ऐसा समझ लो कि 1000 2000 रिक्वेस्ट जो बार बार डीबी पे जा रही हैं, उसके आउटपुट को कैशे करके रख लेगा। तो नेक्स्ट टाइम इससे नहीं लेना पड़ेगा, ये खुद ही दे दिया करेगा, अगर वो सेम रिक्वेस्ट है तो। क्लियर हुई ये चीज? तो रियल एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, वो मोस्टली इतनी सर्विसेज कंटेन करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंटेनर चल रहा है तुम्हारा एप्लीकेशन चल रहा होगा। रियल एप्लीकेशंस पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस ही चलते हैं। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या वो हैं कंटेनर जिसको डेटा सेव करके रखने की ज़रूरत है। एक तो ये हमें पता है कि भाई नया यूज़र आएगा, उसका डेटा तुम्हें रखना है, तो ये स्टेटफुल कहलाता है। जब किसी एप्लीकेशन को चलते वक्त या यूज़ करते वक्त उसको डेटा रखना पड़ता है कुछ देर के लिए या परमानेंटली, तो ऐसे एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं स्टेटफुल। इसको डेटा रखना पड़ रहा है क्या, ये डेटा रख रहा है, हाँ ये जो आउटपुट से आ रहा है ना डीबी से, उसको रख तो रहा है। 1000-2000 एंट्री मैंने बताया ये रखेगा अपने पास। ये रख रहा है क्या, हाँ ये भी रख रहा है, ये रजिस्टर रख रहा है, सबकी रिक्वेस्ट रख रहा है। जब तक एंटरटेन नहीं होगा, जब तक इस रिक्वेस्ट का आउटपुट ये दे नहीं देगा, तब तक ये उसको रखे रहेगा। और जैसे ये दोबारा चालू होगा ना, इससे बोलेगा भाई जल्दी कर, बहुत सारे काम है तेरे पास। तो ये इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, ऐप को कुछ सेव करके रखना पड़ रहा है क्या किसी के पास,
ऐप को कुछ रखना पड़ रहा है बैकएंड को? नहीं। नहीं। तो जिस एप्लीकेशन को कुछ नहीं रखना पड़ता सेव करके डेटा, उसको बोलते हैं स्टेटलेस एप्लीकेशंस। फ्रंट एंड को कुछ रखना पड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो बस जो भी आया रिक्वेस्ट भेज दी, उसको कुछ अपने पास सेव करके नहीं रखना पड़ रहा, तो ये भी स्टेटलेस है। ये इसको कुछ रखना पड़ रहा है क्या? इसको रखना पड़ता है, क्योंकि रिक्वेस्ट आई और उसका रिक्वेस्ट मैंने अभी बोला रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, ये रखेगा ना, वरना पता चला कि इसने रिक्वेस्ट इसको भेजी, वो डाउन था, ये क्या बैठ जाएगा इस रिक्वेस्ट, इस यूजर की रिक्वेस्ट को छोड़ देगा? नहीं, ये लिख के रखता है अपने पास। जो उसी स्पेसिफिकली उसी काम के लिए डिजाइन किए गए ना, वो मोस्टली स्टेटफुल ही होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सेव करके रखते हैं। अब ये बनाई इसीलिए मैसेजेस को हैंडल करने के लिए, तो ये तो रखेगा ना, तभी तो ये मैसेज को इजीली हैंडल कर पा रहा है। हमने अपने एप्लीकेशन क्या बनाया, फ्रंट एंड बैक एंड लॉजिक्स वाले हैं, हम थोड़ी ना किसी की रिक्वेस्ट को सेव करेंगे, मैसेज करके रखेंगे और उसको भी देखेंगे, वरना हमारा एप्लीकेशन बहुत हैवी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। पता चला कि जो एक्चुअल काम है वो तो कर नहीं रहा ढंग से, बाकी मैसेजिंग वगैरह संभाल रहा है। इसीलिए ये दोनों मोस्टली आपको बैक एंड स्टेटलेस दिखते हैं, और ये स्टेटफुल, ये स्टेटफुल, ये स्टेटफुल और ये स्टेटफुल। ये क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। तो अब स्टेटफुल में देखो क्या प्रॉब्लम है, अगर इसका स्टेट सेव नहीं किया और ये डाउन हो गया, मतलब अभी अभी 5 लोगों ने नए साइन अप किए, नए क्या कहते हैं 5 लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट हैंडल करी, इसने आउटपुट दिया और ये हो गया डाउन, तो जो नए नए यूजर्स आए थे उनकी डिटेल ही चली जाएगी, पुराने वाले यूजर्स की भी डिटेल चली जाएगी। तो स्टेटफुल एप्लीकेशंस कुछ डेटा को सेव करते हैं और वो डेटा हमें बचा के रखना पड़ता है। तो कंटेनर में हमें ऐसी कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि कंटेनर अगर बंद भी हो जाए और वो वापस चालू आए, तो जो जो डेटा उसने सेव करके रखा था वो डेटा बचा रहे। मान लो इसके पास 2000 एंट्री थी, इसके लिए भी कुछ एंट्री, इसके लिए कुछ एंट्री, इसके लिए कुछ एंट्री, और ये अभी काम कर ही रहा था वो एंट्रीज पे, और ये कंटेनर ही बंद होके दोबारा से क्रैश हो गया। क्रैश होने का समझते वो गया, नया बन के आ गया, तो नए वाले को थोड़ी ना याद रहेगा कि पुराना 2000 एंट्रीज मेरे पास थी कि नहीं, तो हमें वो डेटा निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। सिमिलरली ये कैशे करके रखा हुआ है 2000, ये क्रैश हो गया, नया कंटेनर्स की एक स्टेटमेंट है, कंटेनर्स आर एफीमेर, मतलब बहुत जल्दी डाई होते हैं, वो बहुत जल्दी कुछ भी गड़बड़ होती है, कंटेनर बंद, चालू ही नहीं हो रहा, नया बनाना पड़ता है। तो हम लोग ना उसमें रीस्टार्ट पॉलिसी या फिर रिक्रिएट वाली पॉलिसी लगा के रखते हैं कि अपने आप कंटेनर नया बन जाए अगर वो बंद हो जाता है। तो नया कैशिंग का वो आया कंटेनर, उसको याद ही नहीं कि मेरे पास पुरानी कोई एंट्री थी, तो उसकी जो 2000 एंट्रीज हैं इसको बचा के रखना पड़ेगा। सिमिलरली डेटाबेस जो यूजर्स की टेबल्स वगैरह जो मेंटेन करके रख रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमें बचा के रखना पड़ेगा। उसके लिए ही डॉकर में कंसेप्ट है डॉकर वॉल्यूम, ठीक है, और हम वही पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखते हैं स्टेटलेस एप्लीकेशंस और स्टेटफुल एप्लीकेशंस, क्योंकि कई बार वैसे पूछ लेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स, जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं है टाइप ऑफ कंटेनर क्या होता है, लेकिन वो पूछ लेता। तो हमें थोड़ा एक बार रिपीट कर देना वो जो आपने बोला ना कि डॉकर वॉल्यूम का है। हाँ अभी आ रहा है वॉल्यूम के फिर से। मतलब हो क्या रहा है कि ये जो कंटेनर्स है ना स्टेटफुल वाले, ये कुछ हाँ डेटा अपने पास रखते हैं, और ये अगर डाई हो गया, कंटेनर डाई हो गया, तो डेटा भी डाई हो जाएगा, डेटा भी डिलीट हो जाएगा, तो उसे निकाल के रखना पड़ता है, हमें उसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा कि वो कंटेनर दोबारा जो आए ना उसको याद रहे कि अरे ये एंट्री मेरे पास थी, ऐसे इसको याद रहे कि मेरे पास मैसेजेस थे, इसको याद रहे कि हाँ भाई इतने यूजर्स की इतने टेबल्स इतना डेटाबेस था मेरे पास, पता चलिए डाई हो गया, हमने जितनी एंट्री की थी वो सब चली गई। अभी हम देखेंगे बिना वॉल्यूम के क्या इशू आ रहा है, वॉल्यूम के साथ क्या इशू आ रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस दो टाइप के होते हैं, स्टेटलेस एप्लीकेशंस और स्टेटफुल एप्लीकेशन। स्टेटफुल एप्लीकेशंस आर दोज एप्लीकेशंस व्हिच स्टोर्स द डेटा व्हाइल रनिंग एप्लीकेशन, जब वो चलते हैं तो वो डेटा को सेव करके रखते हैं। ये कोई डॉकर से लेना देना नहीं है, ये जनरली कोई भी पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, तो सीधा बोल सकते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। एप्लीकेशंस 2 टाइप के होते हैं। तो स्टेटलेस एप्लीकेशन बेसिकली आपके क्या क्या होते हैं, दीज आर दोज एप्लीकेशंस विच डू नॉट स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, ये किसी भी काइंड का डेटा स्टोर नहीं करके रखते वाइल रनिंग, जब ये रन हो रहे होते हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका है फ्रंट
फ्रंट के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कुछ भी रखते नहीं, कितनी बार भी बंद करके चालू कर दो या नया बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा आपका बैक एंड या आप जैसे बोलते हो लॉजिक, बिजनेस लॉजिक इसका पूरा नाम है, बिजनेस लॉजिक। ठीक है, ये आपका बैक एंड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, इफ डिलीटेड, अगर वो एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट करेगा, इफ डिलीटेड क्रैशेस देन डू नॉट अफेक्ट आवर ओवरऑल एप्लीकेशन, या ओवरऑल हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, इफ दीज एप्लीकेशंस या these services are deleted or crashed then they do not affect overall। ठीक है, हमारे पूरे एप्लीकेशन पे कोई ओवरऑल या एंटायर एप्लीकेशन, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, पूरा एप्लीकेशन हमारा क्या है, ये 5 सर्विसेज या 6 सर्विसेज का ये पूरा हमारा एप्लीकेशन है, इसमें ये बंद होके चालू हो जाए, 2 बार बंद हो जाए, 2 बार डिलीट हो जाए, क्रैश हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन में ये कुछ भी सेव ही नहीं करते, तो बंद होके दोबारा चालू हो जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस ये बंद होके या क्रैश होके दोबारा आ गया, पता चला सारे यूजर्स की एंट्री गायब, तो वहाँ इफेक्ट आ जाएगा। दूसरा है हमारा स्टेट फुल एप्लीकेशन। स्टेटफुल एप्लीकेशंस कौन से होते हैं, दीज एप्लीकेशन saves some data while running which are very important। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा जो चल रहा होता है। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो मैसेजिंग के जितने भी टूल्स हैं, सिर्फ रेडिस या RabbitMQ उसके एग्जाम्पल है। कैशिंग जितने टूल्स हैं, कैशिंग वाले, DB जितने भी हैं, वेब सर्वर जितने भी हैं, टॉमकैट हो, अपाचे हो, टॉमकैट नहीं, अपाचे हो, Nginx हो, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जेनकिन्स की जब CI/CD बनती है तो जेनकिन्स हमारा एक CI/CD टूल है, बट उसके अंदर पाइपलाइंस का डेटा रहता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं, अगर वो गया तो गया। ठीक है, तो मेमोरी कैशिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, आर्टिफैक्ट्स एप्लीकेशंस हो गए जो आर्टिफैक्ट्स को सेव करके रखते हैं। बताओ, ये आर्टिफैक्ट्स को सेव करता है, यही क्रैश हो गया, गए आर्टिफैक्ट्स, तो हमें इसका डेटा बचाना पड़ेगा। तो दीज आर स्टेट फुल एप्लीकेशंस। और इनको जब हम कंटेनर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, व्हेन दीज एप्लीकेशंस आर कंटेनराइज्ड, मतलब आप इसको कंटेनर के अंदर चला रहे हो, देन इट बिकम नेसेसरी टू preserve the data generated by them। वो कंटेनर जो डेटा प्रिजर्व कर रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज आवर एप्लीकेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, आवर एंटायर एप्लीकेशन विल बी अफेक्टेड। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्टेटफुल एप्लीकेशन। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या होते हैं। अब देखो, हमने बनाया डॉकर फाइल, डॉकर फाइल एक बार बन गई, आपने उससे क्या बनाया, इमेज। इमेज एक बार बन गई तो अब आप इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इमेजेस आर रीड ओनली। अब आपको दोबारा डॉकर फाइल फिर से बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर से नई इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इसको वो कर दिया, एक बार इमेज बना दी, तो इमेजेस रीड ओनली होती हैं, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और इमेज चलती भी नहीं है, तो इमेज तो कोई डेटा जनरेट भी नहीं करेगी। डेटा जनरेट कौन करेगा चलते वक्त? कंटेनर। तो हमें कंटेनर का डेटा बचाना है किसी तरीके से।
क्योंकि इमेज में तो हमने ही कुछ ना कुछ फाइल जो भी कॉपी किया होगा वो हमने ही किया है, तो वो तो हमारे पास हो गई। कंटेनर चलते वक्त अपना कुछ ना कुछ रखता है, तो कंटेनर का हमें किसी तरीके से डेटा बाहर निकालना है। मान लो इसका कोई एक फोल्डर है कि ये सारा डेटा इस फोल्डर में रखता है, तो हमें वो फोल्डर किसी ना किसी तरीके से अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर ये कंटेनर डाई भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमें इसका डेटा किसी तरीके से निकाल के रखना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? अब एग्जांपल देखें कि कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो देखो मैंने ये एक इमेज बिल्ड की है, हम लोग चलते हैं, वो कल हमने मंगोला को किया था ना, मैं एक नेटवर्क बना लेता हूँ जल्दी से। डॉकर नेटवर्क क्रिएट -d, कौन सा ड्राइवर, ब्रिज, क्योंकि ब्रिज से ही बनते हैं, और नाम के रख दूँ बुगाटी क्रिएटेड। अच्छा ठीक है, नेटवर्क बन गया। हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस में देखा था कि हमेशा खुद का एक नेटवर्क बना के काम करना चाहिए, तो बुगाटी नेटवर्क मैंने बना लिया। अब मैं जल्दी से जाके इसमें एक एप्लीकेशन, पहले मोंगो अप कर देता हूँ। ये मेरा मोंगो कहाँ है, ये रहा। मोंगो अप हो जाएगा तो मेरा एप्लीकेशन अप कर रहा हूँ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि बिना उसके क्या प्रॉब्लम आती है, बिना वॉल्यूम के। क्योंकि हमने देखा कि अगर ये डेटा कंटेनर गया तो ये डेटा पूरा अंदर का चला जाता है। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि जाता है कि नहीं। ठीक है, ये देखो हमारा एप्लीकेशन अप हो गया, पोर्ट 80 पे चल रहा है मेन एप्लीकेशन। मैं आईपी हिट करता हूँ इसकी। ठीक है, मैंने इसमें एंट्री की। देखो यूज़र क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो अभी हम लोगों ने वेब सर्वर यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट हम अपने फ्रंट एंड को एंट्री दे रहे हैं। फ्रंट एंड किसको देगा, बैक एंड को। बैक एंड क्या करेगा, डीबी पे क्वेरी चला देगा। तो देखो ये क्वेरी चल गई और डीबी में एंट्री हो गई। उसके बाद से कोई दूसरा यूज़र है, दूसरे यूज़र ने, ये छोटा सा एप्लीकेशन है मान लो, ठीक है, 2 एंट्री हो गई। ऐसे करके यूज़र एक और आया, उसने भी अपनी एंट्री कर दी। अब हम कह रहे हैं कि डीबी एक स्टेटफुल एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि डीबी के अंदर एंट्री हो रही है। पर अगर डीबी गया तो, मेरे कहने का मतलब है, अगर डीबी डाउन हो गया, क्रैश हो गया, मैंने इस डीबी को डिलीट मार दिया गलती से, यार अभी क्रैश नहीं हो रहा है, बट रियल में क्या होता है, ये क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, ये डीबी वाला कंटेनर है मेरा, ये कर दिया क्रैश। ठीक है, और जैसे ही क्रैश हुआ एंट्री चली जाएगी। जब रिफ्रेश करूंगा एंट्री चली गई। अभी मतलब कंटेनर डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, जब वो एंट्री चली गई होगी क्योंकि डीबी गया, तो डीबी अपने ही कंटेनर के अंदर तो वो डेटा रखा हुआ था, तो हमें वो डेटा किसी तरीके से बाहर निकाल के रखना है। देखो वरना एंट्री चली जाएगी। अब मैं अगर मान लो वो कंटेनर चला भी गया, दूसरा कंटेनर बना भी दूँ, तो एंट्री थोड़ी ना ला पाऊंगा वापस। ये देखो मेरे दोनों कंटेनर चालू हो गए, बट अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी एंट्री वापस आएंगी क्या, मेरा डेटा वापस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सोचो नए किसी यूज़र ने अभी लॉग इन करके साइन अप करके पूरी एंट्री करके गया था, अगले दिन फेसबुक बोले कौन सा यूज़र, तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है, आज नया अकाउंट बनाओ फिर से, तो कोई यूज़ करेगा क्या एप्लीकेशन? तो हमें किसी तरीके से ये एंट्री बचाना ज़रूरी है। डेटाबेस या स्टेटफुल एप्लीकेशंस की एंट्री बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें ये एंट्री बचाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम का कंसेप्ट। अगर इसके पास कोई वॉल्यूम लगा होता, कोई वॉल्यूम में मैप करके रखता, तो ये एंट्री मेरी जाती भी तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो कंटेनर मेरा चला भी जाए ना मोंगो का, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम समझ में आ गई स्टेटफुल एप्लीकेशंस की, कि अगर आपने उसका डेटा नहीं बचाया तो पूरा एप्लीकेशन इफेक्ट हो जा रहा है। ये यूजर्स जो अपना अकाउंट बना के गए हैं, ये चले जा रही है डिटेल, तो हमें इसका डेटा बचाना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वॉल्यूम। ठीक है, डॉकर वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम भी दो तरीके से मैनेज किया जाता है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? कंटेनर डाई हुआ तो डेटा डाई हो जा रहा है, हमारा डेटा डिलीट हो जा रहा है। वॉल्यूम्स आर मैनेज बाय टू वेज। पहला है वॉल्यूम माउंट विच इज मेंटेन्ड बाय अस। दूसरा है डॉकर वॉल्यूम माउंट, या इसको बोल सकते हो बाइंड वॉल्यूम, बाइंड माउंट, वॉल्यूम तो है। और दूसरा है हमारा डॉकर वॉल्यूम। दोनों से काम चल जाता है, बस एक को हमें मैनेज करना पड़ता है, एक को कौन मैनेज करता है? डॉकर। ठीक है, तो देख लेते हैं बाइंड माउंट। इंटरव्यू में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइंड माउंट और वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम या डॉकर माउंट में क्या डिफरेंस। तो बाइंड माउंट में हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं और उसको माउंट कर देते हैं। माउंट करने का मतलब जोड़ना। और वो फोल्डर कहाँ बनाएंगे हम? मशीन में। हम माउंट करते हैं कंटेनर से, दैट इज कॉल्ड बाइंड माउंट। तो इसको हम बोलते हैं बाइंड माउंट। ठीक है, और जो भी फोल्डर्स या फाइल्स हम बना रहे हैं वो सिंक मोड में रहेगी। सिंक का मतलब कि अगर मैंने EC2 के फोल्डर में चेंज किया तो उसके अंदर भी फोल्डर में चेंज हो जाएगा। कोई भी फाइल में चेंज किया, फोल्डर में चेंज किया, और कंटेनर के अंदर वो फाइल चेंज हुई तो EC2 के अंदर की भी वो फाइल चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? दैट इज चेंजेस कैन बी डन आइदर साइड, इधर साइड। इधर साइड का मतलब है कि या तो आप VM में कर लो या कंटेनर में कर लो, दोनों साइड पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच कहाँ यूज़ करेंगे? वी यूज़ दिस अप्रोच व्हेन वी हैड टू मेक फ्रीक्वेंट चेंजेस। हमें बार बार कुछ फाइल्स में चेंज करना पड़ता है, किसी फोल्डर में चेंज करना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरा अप्रोच और यूज़ कैसे करते हैं? बस कुछ नहीं, आप स्टेप कैसे, स्टेप 1 है हमारा कि क्रिएट अ फोल्डर इन EC2। आप एक EC2 में कोई भी एक फोल्डर बना दो। सिंपल सी स्टेप है, मतलब कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दूसरा, आप उसको यूज़ कर लो। डॉकर रन -d यूज़ करते थे, -p यूज़ करते थे अपन नॉर्मली। अब लगा देंगे -v यानी वॉल्यूम। ठीक है, कौन सा फोल्डर बनाया है? मैंने बोला मैंने उबंटू में एक डेटा नाम से फोल्डर बना दिया, या DB डेटा कर दिया इसका नाम, DB डेटा। और ये तो हो गया मशीन का फोल्डर। तो इसका डेफिनेशन ही है कि फोल्डर बनाओ मशीन में और उसको कंटेनर से मैप कर दो। तो कंटेनर के कौन से फोल्डर से मैप करना है? अच्छा, तो मेरा ये डेटाबेस, जो ये मेरा डेटाबेस है, ये अपना डेटा कहाँ सेव कर रहा है? कंटेनर के अंदर। कंटेनर में भी कहाँ, ये कैसे पता चलता है? आप उसके ऑफिशियल साइट पर जाके चेक करो। मुझे चेक करना है कि मेरा जो ये मोंगो है जो अपना डेटा सेव कर रहा है, ये कहाँ सेव कर रहा है। तो मैंने मोंगो की इमेज को एक बार फिर से सर्च किया। कनेक्ट करने का तरीका, कॉन्फ़िगरेशन, कंटेनर सेल एक्सेसिंग, लॉग्स वगैरह देख सकते हो। कैशे साइज लिमिट्स बता रहा है, आप साइज वगैरह मेंटेन करके रख सकते हो। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह होती है ना जो हमारे डेटाबेस की, उसके लिए हमको -v इस फोल्डर से मैप करना है। ETC के अंदर ही कॉन्फ़िग फाइल्स होती हैं, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये सीक्रेट वेरिएबल्स, ऑथेंटिकेशन, ये रहा वेयर टू स्टोर डेटा, देख रहे हो। तो ये बोल रहा है कि कंटेनर के अंदर ये फोल्डर है जहां पर डेटा रहता है। कंटेनर के अंदर ये वाला फोल्डर है। MySQL क्या सर स्क्रीन नहीं दिख रही, आप स्क्रीन नहीं दिख रही क्या?
दिख रही है, जूम नहीं था भैया, दिख रही है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। मतलब हर इमेज अपना कुछ ना कुछ कॉन्फ़िग फाइल कंटेन करती है और कुछ ना कुछ डेटा सेव करती होगी, अगर वो स्टेटफुल एप्लीकेशन है तो मोंगो वालों ने देखो कहाँ बना रखा है कि हम कंटेनर के अंदर ये वाला फोल्डर है हमारा। अगर मैं बोलूँ ये मेरा मोंगो का डीबी का कंटेनर है, तो इसके अंदर कौन सा फोल्डर है जिसके अंदर डेटा वो रखते हैं, डेटा के अंदर डीबी। तो हमें ये वाला फोल्डर हमें किसी तरीके से बाहर लेकर आना है कि अगर ये कंटेनर डिलीट भी हो जाए तो ये पूरा डेटा बचा रहे। तो देखो इन्होंने कहाँ मेंशन कर रखा है, बोल रहे हैं कि आप अपनी कोई भी फोल्डर बना लो अपनी मशीन में और कंटेनर के इस वाले फोल्डर से मैप कर दो। मैपिंग बहुत आसान है, बस एक -v वर्ड लगाना है और मैप हो गया। यहाँ पर देखो मैं बस यहाँ पर ये लिख दूँ, हो गई मैपिंग। -v यानी कि मशीन का ये वाला फोल्डर कंटेनर के इस फोल्डर से मैप कर दो। इससे क्या होगा, कंटेनर डिलीट भी हो जाएगा, कंटेनर का ये फोल्डर डिलीट भी हो जाएगा, मशीन का ये फोल्डर तो बचा रहेगा ना। कंटेनर मेरा मशीन के फोल्डर को थोड़ी ना डिलीट कर सकता है, इतनी पावर नहीं है उसमें। और फिर आप नॉर्मली जो बनाते हो बना दो अपनी इमेज नेम, बस हो गया। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है मोंगो वाला कंटेनर, इसमें एक वॉल्यूम मैप करता हूँ। तो मैं पहले एक वॉल्यूम बनाता हूँ, mkdir होम के अंदर उबंटू के अंदर कौन सा फोल्डर बना दूँ, db डेटा बन गया फोल्डर, mkdir से फोल्डर बनता है। और अब मैं क्या करूँगा, ये कंटेनर जो है ना इसको डिलीट करता हूँ, जो ये मेरा पुराना कंटेनर है इसको डिलीट करता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल टू माउंट वॉल्यूम विथ मोंगो कंटेनर। मोंगो कंटेनर के साथ में वॉल्यूम माउंट करने के लिए बस मुझे क्या लिखना है, जो आप कंटेनर बनाते वक्त लिखते हो वो तो लिखा रहने दो, कहीं भी -v लगा दो, यहाँ लगाना है यहाँ लगा दो, यहाँ लगाना है यहाँ लगा दो, यहाँ लगाना है यहाँ लगा दो। जैसे मैंने रन के बाद लगा दिया या -d के बाद लगा दिया, -v उसके बाद से ये वाला पूरा पाथ। ये मोंगो के लिए, क्योंकि मोंगो अपना डेटा इसके अंदर रखता है। हो सकता है nginx कहीं और रखता हो, और कौन सा फोल्डर है, RabbitMQ कहीं और रखता हो, Redis कहीं और रखता हो, हमें साइट पे जाके देखना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया। अब जो कंटेनर बनेगा उसका डेटा हमारा यहाँ पर सेव होता जाएगा। कैसे पता, देखो अभी हम पुरानी इमेज उड़ा दूँ मोंगो वाली, क्योंकि ये बिना वॉल्यूम माउंट के है, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसको हटाने के लिए इमेज नहीं, कंटेनर docker rm-f, कंटेनर आईडी क्या है, A12 नहीं DF3, ये वाला है ना जो मोंगो से बना है। यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि कभी भी डेटाबेस बिना वॉल्यूम के नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि डेटाबेस के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सब स्टेटफुल होते हैं, और स्टेटफुल एप्लीकेशंस हमेशा वॉल्यूम मैप्ड होने चाहिए। देखो मैंने ये वॉल्यूम मैप कर दिया, कंटेनर बन गया, docker ps कंटेनर चालू है। मैं एक बार होम पेज पे जाता हूँ, ls करता हूँ, देखो ये db डेटा फोल्डर मैंने बनाया था mkdir करके, इसके अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कुछ एंट्री है क्या। देखो अब बताओ ये एंट्री कहाँ से आ गई, वो डेटा db के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी थी ना वो सब लेके आ गया यहाँ पे। अब वो कंटेनर डिलीट भी हो जाए मोंगो वाला, देखो अभी हम ये कंटेनर हमने नया बनाया है तो सारी एंट्री चली जाएंगी, अब फ्रेश काम होगा, लेकिन अब वॉल्यूम के साथ होगा। देखो अब मैं नया यूजर बनाता हूँ, टेस्ट यूजर। सिंपल भाषा में ये समझो कि वो कंटेनर जाने पे डेटा चला जा रहा है, इसलिए हमें वॉल्यूम मैप करना है। वॉल्यूम मैप क्या होता है, कुछ नहीं, एक फोल्डर बनाओ, बाइंड माउंट में फोल्डर बनाओ और उसको उस कंटेनर के साथ चिपका दो। कैसे चिपकाते हैं, बस -v लगाया, इधर मशीन का फोल्डर, उधर कंटेनर का फोल्डर। कंटेनर का कौन सा फोल्डर लेना है ऑफिशियल साइट पे जाके देख लो, बस हिंदी में समझोगे एकदम एक बार में आ जाएगा, वरना ये वर्ड बहुत डराता है लोगों को। वॉल्यूम, बाइंड माउंट क्या है, ठीक है। 2 एंट्री कर दी मैंने, तीसरी एंट्री करता हूँ मैं। अब देखो किसी भी यूजर का डेटा जाएगा नहीं, कोई डेटा कब जा रहा था, कंटेनर बंद होके या डिलीट होके नया बन रहा था, उससे डेटा चला जा रहा था। 3 एंट्री आ गई, ये मेरा कंटेनर है docker ps, ठीक है।
ls करोगे, ये आपके इस फोल्डर का कंटेंट दिखा रहा है। ठीक है, हमें कंटेंट से अभी कोई मतलब नहीं है, हम तो बस ये देख रहे हैं कि अब डेटा डिलीट कंटेनर डिलीट होने पर मेरा मोंगो का जो कंटेनर है ये डिलीट होने पर डेटा बच रहा है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, मोंगो वाला कंटेनर है C139 कंटेनर जाएगा, डेटा चला जाएगा, नया कंटेनर आएगा तो डेटा वापस आना चाहिए। कंटेनर गया, डेटा जाना चाहिए ये वाला, चलो देखते हैं। डेटा गया, अब मेरा कंटेनर नया बनने पे वो डेटा वापस आ जाना चाहिए। नया कंटेनर बनाने के लिए मुझे कौन सी कमांड चलानी है, सेम। कंटेनर आ गया, कंटेनर आने के साथ साथ डेटा भी आना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम मैंने मैप कराया है। तो देखो यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो देखो एंट्रीज आ गई। अब किसी का डेटा गया नहीं ना, अब कोई नया यूज़र आया, मान लो कि सौरभ आया, तो हमें सौरभ का डेटा भी बचा हुआ है, पुराना डेटा भी बचा रहेगा। अब हमारी टेंशन खत्म। वॉल्यूम मैप कराने का फ़ायदा समझ में आया। आपका कंटेनर डाउन होके अप होगा, दूसरा क्रैश होके नया आएगा, डेटा बचा रहेगा। देखो 4 एंट्री हो गई। कंटेनर में फिर से उड़ा देता हूँ docker rm-f, क्योंकि कंटेनर्स एफिमेरल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिलीट होते हैं। होम उबंटू के अंदर हमको फिर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा ना डेटा के नाम से। और वो जो आपने ये जो पाथ दिया हुआ है होम उबंटू डीबी डेटा, वो उसने डायरेक्ट बना दिया क्या फोल्डर? नहीं, वो इमेज का है, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो इमेज नहीं, जो जनरल इमेज बनाई है ना डॉकर की मोंगो वाली, वो उन्होंने बता रखा है कि हम लोग अपना डेटा कंटेनर के अंदर इसी फोल्डर में रखते हैं। ये मोंगो वालों ने बता रखा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं फोल्डर बदल दूँ, नहीं बदल सकता। नहीं, होम उबंटू वाला बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये मेरी चॉइस है। तुम चाहो तो इसको एटीसी के अंदर बना लो, तुम चाहो तो इसको ओपीटी फोल्डर के अंदर बना लो। लो भाई, मैं तो यहाँ रखूँगा अपना डेटा, वो उबंटू के अंदर से वो उबंटू वाला देख पाएगा, है ना। तो तुम चाहो तो इसको कहीं और रख लो। ये मेरा वीएम का है और ये मेरा क्या है, कंटेनर का फोल्डर। और इनको मैप करने का सिंपल तरीका है, बस हाइफन भी लगाना है। कंटेनर की चीज़ें आसान है, बस उसके कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो ये कंटेनर डिलीट हुआ, कंटेनर डिलीट, तो ये एंट्री गायब। ठीक है, कंटेनर फिर से चालू कर देता हूँ मैं नया। देखो कंटेनर नया बन रहा है क्योंकि देखो आईडी नहीं आएगी। ये कंटेनर डिलीट हुआ है ना, इसमें देखो कौन सी आईडी आएगी, देखो D051, यानी कंटेनर तो नया बना है। और कैसे चेक कर सकता हूँ मैं नया बना है कि नहीं, ऐसे दिखाएगा स्टार्टेड जस्ट 5 सेकेंड अगो, 5 सेकंड पहले ही ये बना है और चालू हुआ है। और लेकिन एंट्री देखो तुम्हारी पुरानी पूरी आ रही है वापस। देखा, सूरज वाली, सौरभ वाली सारी एंट्री है। तो ये है वॉल्यूम का फ़ायदा कि आपके स्टेटफुल एप्लीकेशंस जो भी डेटा कंटेनर के अंदर सेव कर रहे थे उसको हमने बाहर निकाल लिया, ताकि इन फ्यूचर कंटेनर क्रैश हो, डिलीट हो जाए, रिकवर ना हो, रीस्टार्ट ना हो तो हमें दोबारा ही बनाना पड़ेगा नया, तो हमारा डेटा सेफ रहे। तो स्टेटफुल एप्लीकेशंस जितने भी हैं सब में हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम की मैपिंग। अब जैसे मैसेजिंग का हमने जो टूल बताया, कौन सा बताया मैंने, RabbitMQ। कैशिंग का कौन सा बताया मैंने, Redis। और भी है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ RabbitMQ चल रहा हो, कोई ना कोई मैसेजिंग का टूल होगा। हम लोग देख लेते हैं मैसेजिंग वाला अपना सॉफ्टवेयर कहाँ रखते हैं। तो हम लोग ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ RabbitMQ, देखते हैं ये कहाँ अपना डेटा रखता है। कुकी मैनेजमेंट, प्लगइन, इमेज वेरिएंट्स, लाइसेंस, ये कह रहा है इमेज बनाने के लिए आपको ये लिखना है, दिस विल स्टार्ट RabbitMQ कंटेनर, इस पोर्ट पे ये कंटेनर चलेगा, लॉग्स ये रखेगा, वेयर लिब बेस डायरेक्टरी स्पेशली नोटिंग द इमेजेस मेक ऑफ दिस, ये इसकी बेस डायरेक्टरी है, देख रहे हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी सारी चीज़ें कहाँ रख रहा है, यहाँ पे। तो आपको ये फोल्डर बचा के रखना पड़ेगा इसका। तो आप क्या करोगे, RabbitMQ का ये वाला फोल्डर अपनी मशीन के किसी फोल्डर से मैप करा दो, ताकि अगर RabbitMQ डिलीट भी हो जाए तो उसकी क्या कहते हैं जो एंट्रीज़ हैं, जो उसने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है रिक्वेस्ट्स को नोट डाउन करने के लिए, वो बचा रहे। क्लियर है। किसी का भी होगा, MySQL का देखते हैं कहाँ है,
माई एसक्यूएल, क्योंकि हर एक का अलग अलग है, तो मुझे याद नहीं करना है कि माई सीक्वल का ये होता है, या इंटरव्यू मुझसे ये पूछेंगे। चल देखते हैं कहाँ पे है इसका। ये ATC के अंदर कौन फाइल है, तो अगर अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है तो मशीन पे बनाओ, इस फोल्डर में रख दो और ये इस फोल्डर में पहुंचा देगा। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, सीक्रेट्स, वेयर टू स्टेट द डेटा, ये रहा। कहाँ रख रहा है ये रख रहा है हमारा वेरलिब माई सीक्वल में। तो हमें ये वाला फोल्डर बचाना है कंटेनर का। देखो इन्हें बता भी दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज़ लिख देनी है। यहाँ आप अपनी मशीन का फोल्डर लिख देना, माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा एक फोल्डर बना देना, उसको इससे जोड़ देना। अब वो कंटेनर डिलीट भी होगा, हमारा डेटा बचा रहेगा। क्लियर हुआ? वॉल्यूम बचाना कितना ज़रूरी है, यहाँ हमने देख भी लिया। ये डेटा हमारा अब कैसे बचा रह रहा है, क्योंकि हमारा ये वॉल्यूम माउंट है। ये डीवी का कंटेनर बनाएंगे तब इसको उससे माउंट करेंगे ना, मतलब डीबी का उसको। ये कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, ये मोंगो वालों ने लिख रखा है कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसी फोल्डर में सेव करते हैं। तो ये फोल्डर हमें नहीं बनाना है, हमें ये वाला फोल्डर बनाना है। हाँ, ये वाला फोल्डर मतलब जो डीवी का जो कंटेनर है उसमें कहीं और जाके बना के उससे माउंट करना, मतलब वो कॉन्फ़िगर करना है, ये बोल रहे हो ना आप? डीबी का नहीं, मशीन पर ये फोल्डर बनाओ और ठीक है। कंटेनर के इस फोल्डर से चिपका दो बस। और ये फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर में रहेगा। फिर से इस डायग्राम को देखो, ये वाला फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, मुझे बस ये फोल्डर बनाना है। ठीक है, उसी अब में क्या बनाना है कंटेनर में। कंटेनर में नहीं भाई, होम उबंटू के अंदर। कंटेनर के अंदर बनाओगे और कंटेनर ही डिलीट हो गया तो कहाँ से निकालोगे डेटा? मशीन पे बनाओगे तभी तो, कंटेनर उड़ भी जाए तो हमारा कम से कम मशीन पे तो बचा रहे फोल्डर। हम ये ओके, अच्छा मशीन, अच्छा ठीक है, आप वो समझे कंटेनर आप? से बाहर लेके आना है, हाँ अच्छा मशीन हाँ को। राइट, हम लोग अपना फोल्डर बचाना चाहते हैं कंटेनर वाला, तो कंटेनर के अंदर ये फोल्डर बनाएंगे और फिर कंटेनर को ही मैप कर देगा। कंटेनर गया तो सब गया ना, हमें कंटेनर हाँ से बाहर लाना है। तो कंटेनर और VM का फोल्डर EC2 का, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ नोट पॉइंट में, माइंड नोट में। वो पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। नोट, create a EC2 folder and mount it with containers folder। EC2 पे एक फोल्डर बनाओ और उसको कंटेनर के फोल्डर में मैप कर दो। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोल्डर है वो? डिफरेंट फॉर डिफरेंट इमेजेस, हर इमेज के लिए अलग अलग रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बनाओगे ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? क्रिएट ए फोल्डर इन EC2। जैसे मैंने बना लिया कि मैं बोल रहा हूँ मैं होम उबंटू में ही एक फोल्डर बनाता हूँ MySQL_data। ये मेरा फोल्डर बन गया। कैसे बनाऊंगा मैं? mkdir करके। तो देखो ये होम उबंटू में बना रहा हूँ और इसको मैप करा दूंगा मैं इस कंटेनर से। अब ये वो उन्होंने क्या बोला है कि MySQL वालों ने कि हम तो अपना डेटा इसमें रखते हैं, MySQL वाले कंटेनर के अंदर। तो हम लोग कंटेनर के इस फोल्डर को अपने मशीन के फोल्डर से चिपका दे रहे हैं। तो ये मेरा मशीन का फोल्डर हो जाएगा, जो मैंने फोल्डर बनाया अभी ऊपर, ये वाला फोल्डर यहाँ। उसके बाद ये वाला कौन सा फोल्डर है? ये जो उन्होंने मेरे को बताया है कि भाई ये वाला फोल्डर में हम लोग रखते हैं अपना डेटा। तो कंटेनर के अंदर ये सारा डेटा कहाँ जा रहा है? इसके अंदर। कंटेनर के अंदर भी उनके खुद के फोल्डर होते हैं, जो फोल्डर हम लोग अपनी मशीन पे देखते हैं ना, वेर लिब और OPT, वैसे ही उसके अंदर भी सारे फोल्डर होते हैं। अब ये जैसे अभी तो अपने EC2 भी बना दिया, और इसमें हम दूसरे क्लाउड स्टोरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जैसे वॉल्यूम S3 हो गया या? आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। नहीं, S3 वगैरह में नहीं रख सकते। S3 पे नहीं, दूसरे ABS वॉल्यूम पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो तुम बना रहे हो कंटेनर, ये मशीन पे ही तो बन रहा है। पता चला मशीन गई तो सब गया, हो गया कल्याण। ये अभी जो अपने जितना भी सेटअप किया, डॉकर फाइल लिखी या फिर क्या कहते हैं ये उससे कंटेनर बनाया, इमेज बनाई, ये सब किस पे बना रहे हो? एक EC2 पे। और EC2 का रूट वॉल्यूम ही उड़ गया। रूट वॉल्यूम का मतलब क्या है? जिसमें OS है। तो हम क्या करते हैं इससे बचने के लिए, साथ में एक एक्सटर्नल वॉल्यूम लगा लेते हैं। EBS का एक 20 GB वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम को तो कुछ नहीं होगा, EBS अगर मशीन करप्ट भी हो गई तो। अभी हम डॉकर उस पर आएंगे ना क्लाउड वगैरह में, तब हमको और अच्छे समझ में आएगा ये। मैं क्या करूँगा, एक EBS वॉल्यूम ले लूँगा 100 GB का या 250 GB का, और उसको माउंट कर दूंगा। तो अब मशीन से वॉल्यूम कैसे माउंट करते हैं, ये क्लाउड का पार्ट है। हाँ। ठीक है, और इस वाले वॉल्यूम का एक फोल्डर होगा मेरा। माउंट करते हैं तो हम एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे मैंने बना दिया ये एक्सटर्नल, ये फोल्डर मैप कर दिया इससे। तो अब यहाँ पे मैं फोल्डर बनाऊंगा तो किसके अंदर बनाऊंगा? एक्सटर्नल के अंदर।
तो कंटेनर जो कुछ भी डेटा देगा वो इसके अंदर देगा। अब मान लो EC2 का उबंटू क्रैश कर गया, ये सब सारा सेटअप क्रैश कर जाएगा, डेटा बचा रह जाएगा, इसको फिर दूसरे मशीन से ऐड कर दो, आ गया पुराना डेटा सारा। तो ये हम क्लाउड में करेंगे, डॉकर वॉल्यूम विथ डिफरेंट मशीन। तो ये तो हो गया बाइंड माउंट। अब हम लोग आ रहे हैं एक और दूसरा तरीका, जो जितना ज़्यादा तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, प्रॉब्लम समझोगे, तो सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। अदरवाइज वो ऐसा लगेगा कि यार रटना है ये। तो सिंपल हिंदी भाषा में समझो और उसको ये समझो कि अरे ये प्रॉब्लम आ गई है, एक कंटेनर बंद हो रहा है तो यार डेटा चला जा रहा है, उसका क्या जुगाड़ लगाइए, तो ये वॉल्यूम वाली जुगाड़ लगा लिए डॉकर वॉल्यूम। अब एक और क्या है, डॉकर वॉल्यूम। ये कौन मैनेज करता है, डॉकर खुद। क्या कुछ अलग चीज़ है? नहीं, बस आपको फोल्डर बनाना नहीं पड़ता। ए पीस ऑफ स्टोरेज इन EC2, मतलब ये भी EC2 में ही डेटा रखता है। हमें कंटेनर को बचाना है ना, कंटेनर का डेटा बाहर निकालना है, तो ये भी रखेगा तो EC2 पे ही। विच गेट्स माउंटेड टू द कंटेनर। एक स्टोरेज ही है, EC2 का एक फोल्डर ही है जो माउंट होता है, पर ये फोल्डर हम लोग खुद नहीं बनाते, ये डॉकर बना के देता है। बस इतना सा फर्क है। जो हम होम उबंटू कर रहे थे ना, वो ये खुद बनाता है, मैनेज बाय डॉकर इटसेल्फ। ठीक है, कैसे बनाते हैं, डॉकर वॉल्यूम, बस एक कमांड चला दो, क्रिएट और वॉल्यूम का नाम दे दो जो भी तुम रखना चाहते हो। जैसे हम फोल्डर का नाम अपनी मर्जी से रख रहे थे ना, वैसे ही वॉल्यूम का नाम हम खुद रखते हैं। किस फोल्डर में जाके ये बनता है, ये भी कहीं ना कहीं बनाएगा। तो इट स्टोर्स ऑल द डेटा इन वेयर लिब डॉकर के अंदर जाके एक फोल्डर बनाता है, ये उसके अंदर रखता है। तो फायदा क्या है, वो मैनुअल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसमें फालतू की कमांड चलाओ। फिर आप करोगे डॉकर वॉल्यूम LS, तो बताएगा कि वॉल्यूम बन गया। उसके बाद से अटैच करने का सेम प्रोसेस है। अटैच कैसे करेंगे, डॉकर रन -d-v जो भी रखते थे, बस वॉल्यूम नेम दे दो। पहले क्या हमें पूरा पाथ देना पड़ रहा था होम उबंटू के अंदर ये, अब जो वॉल्यूम आपने ऊपर बनाया उसका नाम दे दो बस। उसके बाद किस फोल्डर से मैप करना है, तो भाई मेरे को डेटा DB से करना है, मेज का नाम जो भी आपको रखना है वो रख लो, फिर जो भी आपकी आगे की चीज़ें, बस इतना ही और कुछ नहीं है, खत्म। ठीक है, तो बेटर कौन सा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि ये अच्छा है? अच्छा देखो, ये फोल्डर तुमने बनाया, ठीक है, तुमको पता है कि ये मैंने मैप कर रखा है इससे। जो दूसरा तुम्हारा डेवऑप्स इंजीनियर पार्टनर होगा या दूसरे कोई बंदा होगा जो उस मशीन पे काम कर रहा है, हो सकता है उसको नहीं समझ में आए ये क्या था, उठा के डिलीट मार दे। वेयर लिब के अंदर की चीज़ें सिर्फ रूट यूज़र ही डिलीट कर सकता है, और सबको पता है कि वेयर लिब डॉकर वाला फोल्डर के अंदर की चीज़ें नहीं डिलीट करनी है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, हमको पता रहता है कि वेयर लिब डॉकर के अंदर एक वॉल्यूम नाम से फोल्डर होगा जिसके अंदर वॉल्यूम वाली चीज़ होगी, क्यों छेड़ना है। जबकि ये फोल्डर क्या है कि एक नॉर्मल फोल्डर हो सकता है कोई बाई मिस्टेक डिलीट कर दे, बस बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस, तो तरीका बता देना है कि इसमें हम लोग मैनुअल फोल्डर बनाते हैं, फिर मैपिंग करते हैं, वो फोल्डर अपनी मर्जी से कहीं भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, डॉकर मैनेज करता है, बस मैं ये कमांड लिखूंगा, फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर बनेगा कहाँ, तो इसके अंदर। मैप कैसे होगा, सेम तरीका है, बस फायदा क्या है कि ये फोल्डर वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम में बनता है, ये मेरी मर्जी से कहीं भी बन सकता है, पर ये मेरी मर्जी से बन रहा है तो कोई और डिलीट भी कर सकता है। डिलीट तो देखो ये भी कर सकता है जिसको एडमिन पावर हो, लेकिन सबको पता है कि वेयर लिब डॉकर की चीज़ें नहीं छेड़नी चाहिए। ठीक है, तो नोट पॉइंट में अपन क्या लिख सकते हैं कि इफ वी पास द वॉल्यूम नेम while creating a container, ठीक है, it will check for volume कि है कि नहीं, and if it
डज नॉट एग्जिस्ट इट विल बी डिलीटेड, इट विल बी क्रिएटेड। अगर ये फोल्डर तुमने नहीं भी बनाया ना तो ये बना देगा, तो थोड़ा पावरफुल हो जाता है ये। और उसमें क्या है, फोल्डर नहीं होगा तो एरर दे देगा, बोलेगा ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। इस वाले केस में अगर ये फोल्डर नहीं होगा ना तो ये एरर दे देगा, ये वाली कमांड। इस वाले केस में अगर ये वॉल्यूम नहीं होगा ना तो ये वॉल्यूम बना देगा, ये थोड़ा सा अच्छा है। डॉकर वॉल्यूम्स आर बेस्ट अप्रोच टू यूज because accidentally any user can delete the folder which we had created for container। एक्सीडेंटली वो डिलीट कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग वॉल्यूम वाली चीज़ यूज, बाकी कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं। बल्कि मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको कम से कम दूसरे मशीन पे तो बना सकते हैं। वॉल्यूम वाला फोल्डर तो इसी पे बनता है, इसी के अंदर वेयर लिब रहता है, उसी में बनता है। ये वाला मैं यहाँ बना दूंगा तो कम से कम मशीन गई तो ये है, तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इंटरव्यूअर आपके मुंह से वॉल्यूम को ज़्यादा अच्छा सुनाना चाहता है, तो आपको वही बताना है। ठीक है, करना क्या है, सिंपल ही कुछ नहीं। यहाँ मैंने एक वॉल्यूम बनाया, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, क्या नाम दे दूँ उसका, db हाइफन डेटा, db का डेटा। चेक कैसे करूँगा, डॉकर वॉल्यूम ls। देखो बहुत सारे वॉल्यूम पहले से बने होते हैं डॉकर के खुद के, हमारा कौन सा है, ये रहा। कहाँ पे बना है ये, तो cd वेयर लिब, डॉकर के अंदर जाओ। अच्छा पहले रूट, देखो ये जाने भी नहीं दे रहा, मतलब आपको रूट यूज़र बनना पड़ेगा इसके लिए। cd टू वेयर लिब, डॉकर ls करोगे, देखो एक वॉल्यूम्स नाम से फोल्डर है, इसके अंदर बना देता है। ठीक है, यहाँ पर एक वॉल्यूम बना दिया, देखो ये रहा ये। cd करोगे, ये रहा, तो ये यहाँ पे जाके बनता है इस फोल्डर में। तो ये सेफ चीज़ है, क्योंकि सबको पता है कि इस फोल्डर में जाके कुछ भी उड़ाना नहीं चाहिए। और वो हमने कहाँ बनाया था, होम उबंटू में, बस उतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। बट नाम तगड़े दे दिए, डॉकर वॉल्यूम बाइंड माउंट और डॉकर वॉल्यूम माउंट। नाम वो ऐसे देंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉकर वॉल्यूम माउंट एंड डॉकर बाइंड माउंट। तो नाम में कुछ नहीं रखा, इसको सिंपल भाषा में समझो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और एक और फायदा, अगर आपने वॉल्यूम बनाया है इस तरीके से, तो ये वॉल्यूम आप 2 कंटेनर 3 कंटेनर को चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर राइट कर रहा है, वो राइट करने का मतलब समझ रहे हो, रीड और राइट ऑपरेशन, कुछ राइट कर रहा है और दूसरे कंटेनर से चिपका रखा है, वो भी राइट कर रहा है, तो एरर दे देगा। तो ये मल्टी कंटेनर्स के लिए सजेस्टेड नहीं है। नोट, बाइंड माउंट इज नॉट सजेस्टेड फॉर मल्टी कंटेनर। मल्टी कंटेनर का मतलब एक से ज़्यादा कंटेनर को वो वॉल्यूम मैप करा रहे हैं, तो बिकॉज इट कैन जनरेट्स एरर वाइल राइटिंग एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे अगर राइट करोगे तो एरर दे देगा, फोल्डर में सेम टाइम पे अगर राइट किया तो एरर देगा। क्लियर है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, वॉल्यूम वगैरह बनाना, वॉल्यूम डिलीट करना, वॉल्यूम माउंट करना, फिर कंटेनर उड़ाना, नया बना के देखना डेटा आ रहा है कि नहीं, इतना ही। भैया हाँ ये डॉकर वॉल्यूम जो अभी बताया ना,